हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए पावर जनरेशन सब्जेक्ट में यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है पूरे पावर जनरेशन के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल स्टडी बता दिया था। कौन सा बुक लेना है, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये सारा लेक्चर हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। तो जो भी बच्चा नए जुड़े हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर पूरे देख लेंगे और फिर आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, कि पावर जनरेशन होता क्या है, हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है अलग अलग तरह के पावर स्टेशन में। ठीक है, और फिर फाइनली जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो किस तरह से उसको ट्रांसमिशन किया जाता है पावर स्टेशन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन कि पावर जनरेशन कहेंगे किसको। हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसका मतलब पावर जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो बाय डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब अलग अलग तरह के एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाते हैं। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन बता रहा है तो ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ प्राइमरी एनर्जी दैट इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, बायोमास, ये सारा का क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। उस कोयला को जलाने से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट के मदद से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम को टरबाइन के पास छोड़ा जाता है और टरबाइन को वो रोटेट कराता है। टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वह जनरेटर अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड रहता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही चीज आपको यहां बता रहा है कि इलेक्ट्रिक जनरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। एक और डिफिनेशन क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज कॉल्ड पावर जनरेशन। इसका मतलब है कि बहुत जितना भी दुनिया में अलग अलग तरह का सोर्सेस है उस सोर्सेस के मदद से आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड पावर जनरेशन। अगर सन का आप हीट और लाइट लेके उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वो भी पावर जनरेशन में आ गया। आप अगर पानी, हाइड्रो पावर प्लांट, पानी को इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसको छोड़िए, टरबाइन को रोटेट कीजिए और वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, इसका मतलब हाइड्रो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर जनरेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस और जनरेट इन पावर प्लांट लाइक थर्मल पावर प्लांट। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वह कहाँ से करते हैं? थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। लगभग 65 से 70% तक जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वह थर्मल पावर प्लांट से होता है। फिर नेक्स्ट जो उसके बाद सबसे बड़ा जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट है। हम लोग पानी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हम लोग बड़ा बड़ा डैम बना लेते हैं, डैम में पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर पैसेज के थ्रू उसको पास कराते हैं और फिर वो टरबाइन को रोटेट करता है और वो टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है और वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनता है। फिर डीजल पावर प्लांट, हम लोग डीजल के मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट मतलब सोलर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलर प्लेट का अरेंजमेंट करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे विंड एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी, इसके मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना स्टूडेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है इंडिया जो है वह पूरे वर्ल्ड में तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कहीं कहीं कुछ डेटा में 5th पोजीशन भी दिखाता है, पर ये लेटेस्ट डेटा है जिसमें 3rd पोजीशन इंडिया का है। सबसे नंबर 1 में चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, फिर इंडिया है, फिर रसिया है, फिर जापान है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से ये डेटा इकट्ठा किया हूँ।
फिर अपने इंडिया में गुजरात स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इससे पहले महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र नंबर 1 में 2013 के आसपास महाराष्ट्र नंबर 1 में था। पर रिसेंटली जो है, क्योंकि गुजरात के पास जो नेचुरल गैसेस का भंडार बहुत ज़्यादा है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा उसके मदद से कर रहा है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार गुजरात अभी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है और फिर यूपी आ गया। और इस तरह अलग अलग स्टेट में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमको ओवरऑल हो गया डिफिनीशन की पावर जनरेशन होता क्या है। तो बस आपको ये याद रखना है, पावर जनरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है कि कैसे हम डिफरेंट सोर्सेस के मदद से, मतलब डिफरेंट टाइप के एनर्जी के सोर्सेस के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सके। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये पूरा डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो कहता है कि एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कहता है कि किसी भी कंट्री के पास जितना भी रिसोर्सेस होगा, अगर किसी कंट्री के पास एनर्जी का बहुत सारा रिसोर्सेस है तो वो कंट्री काफ़ी डेवलप होता है, वो कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा होता है, उसका सोशल स्टेटस अच्छा होता है इस पूरे ग्लोबल में, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी स्टेट का चर्चा करते हैं, जैसे आप इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट को देखते हैं, तो बहुत सारा स्टेट जो है काफ़ी डेवलप्ड है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस स्टेट के पास नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब उसके पास इतना सारा रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिसके मदद से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इकोनॉमिक अच्छा है, उसका सोशल स्टेटस अच्छा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो एनर्जी है इस पूरे इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है, इस नेचर में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सच एज कोल, आप जानते हो कि कोल जो है अर्थ के नीचे रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग माइनिंग करके बाहर निकालते हैं। और कोल में क्या है, कार्बन कंटेंट रहता है और उसको कंबसन करके उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, और उस हीट एनर्जी के मदद से वाटर को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोयला अपने देश में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अपने देश में जो रिसोर्सेज के तौर पर है, मतलब फ्यूल में, वो कोल है। और कोल में भी हम लोग के पास एंथ्रासाइट कोल नहीं है, हम लोग के पास बिटुमिनस कोल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोल का यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। इसलिए आप नोटिस किए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास कोयला जो है वह ज़्यादा रिसोर्सेज के तौर पर है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर अपने कंट्री के पास यूरेनियम होता, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल होता, तो हम लोग के यहाँ थर्मल के जगह कैसा प्लांट बैठा रहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे जापान चले जाएंगे, रसिया चले जाएंगे, वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सेटअप ज़्यादा है, क्योंकि वो कंट्री जो है न्यूक्लियर फ्यूल उसके पास ज़्यादा है। क्लियर? तो कह रहा है कि मोस्ट एनर्जी सोर्सेस आर फाउंड इन नेचर सच एज कोल, ऑयल, गैस। अगर नेचुरल ले लेंगे तो सन, विंड, बायोगैस, जियोथर्मल, ओशियन एनर्जी। ठीक है, ये सारा सोर्सेस है। फिर कह रहा है कि सोर्सेस को दो भाग में बांट दीजिए। पहले को कहेंगे प्राइमरी एनर्जी सोर्स और दूसरे को कहेंगे सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी एनर्जी का सोर्स जहाँ से आपको एनर्जी मिल रहा है, जिसकी मदद से आपको एनर्जी मिल रहा है। जैसे कोयला को जला रहे हैं तो आपको हीट मिल रहा है, तो वो भी एक सोर्स हो गया। तो कह रहा है ऐसा कोई भी सोर्स जो अर्थ के अंदर से या नेचर डायरेक्ट आपको देता हो, कोई प्रोसेस नहीं, बस खोदो आप ले लो। जैसे कोयला को क्या करना है, तो अर्थ क्रस्ट में आपको पाया जा रहा है, आप क्या किए, माइनिंग करके बाहर निकाल लिए। तो ऐसा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो प्राइमरी आ जाएगा। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, आप जानते हो कि अर्थ के
डेप्थ में जो है वह नेचुरल गैसेस का और साथ ही साथ क्रूड ऑयल का जो है काफ़ी भंडार रहता है। तो ये नेचुरल है। तो क्या कह रहा है कि दो सोर्सेस विच इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, मतलब ऐसा कोई भी सोर्स जो नेचर हमको डायरेक्टली देता हो या नेचर से हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, या सीधा कह सकते हैं कि इट इज़ द फ्री गिफ्ट गिवन बाय द नेचर, मतलब नेचर के द्वारा ये फ्री गिफ्ट दिया गया है। किसको? इंसान को। तो ऐसे सोर्सेस को क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, बायोमास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, जिसके मदद से हम लोग विंड मिल चला रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है किसके मदद से जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर विंड के मदद से विंड मिल लगा हुआ है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम सन, सन के मदद से हम लोग सोलर पैनल लगा के जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो ऐसा जितना भी सोर्सेस होगा वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस आएगा। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए पावर जनरेशन में कि हम किस सोर्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारा जो आपको कंटेंट बता रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये किस सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोग को पढ़ना है जो आपको हम बताते रहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आप कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए। और पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि पावर जनरेशन के लिए आप एक स्पाइरल कॉपी खरीदेंगे और वो भी वाइट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इसमें फिगर बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। पेन कलरफुल रखेंगे क्योंकि बहुत सारा जगह में आपको जो है नोटेशन मिलेगा, कुछ डायग्राम मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, तो आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी सोर्स जो प्राइमरी के मदद से बनता हो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो, बनाते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? एक सोर्स हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, कह रहा है कि अगर आप प्राइमरी के मदद से कोई चीज़ बनाते हो या प्राइमरी पर ही कोई एनर्जी टिका हुआ है तो वो सब सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट नहीं बन रहा है, कोयला जला रहे हैं या न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, बायोगैस यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और उसके मदद से आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। फिर गैसोलीन है ना, पेट्रोल, डीजल, ये सारा क्या है? आपका गैसोलीन है, जिसमें पेट्रोल स्पेशली है। उसको कहाँ से आप ला रहे हैं? द रिफाइंड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। अब कच्चा तेल जमीन से निकाल रहे हैं तो कच्चा तेल कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया। उसको क्या कर रहे हैं? रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग करके क्या बना रहे हैं? गैसोलीन, पेट्रोल बना रहे हैं। तो ये मेरा पेट्रोल कैसा हो गया? तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हो गया। तो आई थिंक आपको ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आज पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज का। तो पहला है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, मतलब किस तरह का हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें पहला है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज कहने का मतलब है द एनर्जी या द सोर्सेज विच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर या फ्रॉम द अर्थ। मतलब अगर अर्थ से या नेचर के द्वारा आपको डायरेक्ट दे दिया गया, मतलब नेचर आपको डायरेक्टली फ्री में दे दिया है इसको, तो इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। जैसे कोल आपको जो है वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है ऑयल, बायोमास, वुड एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है कि द एनर्जी सोर्सेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज इज कॉल्ड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। इसका मतलब है कि ऐसा एनर्जी का सोर्स जो प्राइमरी एनर्जी के मदद से बनाया जाता हो। जैसे मान लीजिए वाटर है तो उसको गर्म करके स्टीम में बनाना है, तो किसके मदद से किए? तो कोयला को जलाए, उससे हीट हुआ और उस हीट के मदद से वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम।
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट मिल नहीं रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसा कोई भी सोर्सेज जो प्राइमरी के द्वारा बनाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, यूज कैसा हो रहा है, कितने लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें पहला है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहेंगे। सिंपल याद रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब बार बार बनता हो। तो ऐसा एनर्जी जो बार बार बनता हो, कभी खत्म ही नहीं हो, समाप्त ही नहीं हो, तो ऐसे जो एनर्जी होगा उसको क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी कंटिन्यूसली यूज्ड, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है और आप लगातार उसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सोलर एनर्जी नेचर में फ्री है, इजीली अवेलेबल है, आप उसको लगातार यूज कर सकते हैं जब तक ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास, ऑल आर द रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते, एक लंबे समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। आप इसको ऐसा नहीं कि जब तक ब्रह्मांड है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोल का आप यूज कर सक रहे हैं और कुछ दिन के बाद हो सकता है कि 500 साल के बाद वो खत्म हो जाए। आप अगर क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो क्रूड ऑयल कुछ दिन के बाद खत्म हो जाए। पर जब सन है, विंड है, ये सब तब तक यूज होते रहेगा जब तक ये पूरा ब्रह्मांड है। तो नॉन कन्वेंशनल जो है, ध्यान देना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कह रहे हैं, वो आप बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 2 भाग में बांट दिए, रिन्यूएबल जिसमें आपको फ्रीली अवेलेबल है और लगातार आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में क्या आ गया, तो ऐसा एनर्जी जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, आप बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इसी को हम लोग कन्वेंशनल कह रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन आ गया होगा समझ में। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्शियल यूज़। चलिए, तो अब तीसरा क्या बता रहा है कि बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन। कॉमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब हो रहा है जहाँ पर आप पैसा का लेन देन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके आधार पर कॉमर्शियल एनर्जी आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन कॉमर्शियल एप्लीकेशन, जिसमें पहला किसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कॉमर्शियल एनर्जी के आधार पर। इसका मतलब ऐसा कोई भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो पैसा दे के खरीदा जाता हो, जिसका मार्केट में एक प्राइस हो, आप उसको परचेज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल एक एनर्जी ऑफ सोर्सेस है, तो आप क्या है, वो कॉमर्शियल हो गया। वो जो सोर्सेस है वो कैसा है, कॉमर्शियल। क्यों, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है और आप उसके पैसा दे के उसको परचेज कर रहे हैं। कोल ये भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको भी आप क्या कर रहे हैं, पैसा दे के परचेस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एनर्जी सोर्सेस जो मार्केट में अवेलेबल हो और उसके लिए डिफिनिट प्राइसेस हो उसका, तो ऐसे सारे को क्या कहेंगे, कॉमर्शियल एनर्जी कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो वो भी किसके अंदर आ गया, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस के मदद से। तो ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो गए, ध्यान देंगे। कभी जो पहला यूनिट पढ़ रहे हैं इससे अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बनता है, और आप छोटे छोटे बात को ध्यान में रखेंगे तभी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा कोल आ गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर आ गया। अब है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस में। ठीक है, इसका मतलब ऐसा एनर्जी सोर्सेस जो आपके आसपास अवेलेबल है और उसका कोई भी प्राइस आपको देना नहीं पड़ता है। ठीक है,
या हम कह सकते हैं कि उसका कोई डिफिनिट फिक्स प्राइस नहीं होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए फायरवुड, हम लोग लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी जंगल से काट के लेके आ सकते हैं, या आपका खुद का होगा लकड़ी जो पुराना हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो किसके अंदर आ गया, नॉन कमर्शियल एनर्जी के। एनिमल वेस्ट, ठीक है, जैसे आप काउ डंग ले लेंगे जिसमें गोबर आ गया, गोईठा आ गया, तो आप ये क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मार्केट में कोई प्राइस नहीं है, तो वो किसके अंदर आ गया, नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर है। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है ना, तो एग्रीकल्चर वेस्ट भी किसके अंदर आ गया, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस के अंदर आ गया। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ चुका होगा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो पहले यूनिट में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन पढ़ रहे थे। तो हमको जो इलेक्ट्रिक जनरेशन पढ़ना है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हमको पहले क्लियर होना चाहिए कि हम किस सोर्सेस ऑफ एनर्जी की मदद से कर रहे हैं। क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है, कॉमर्शियल है कि नॉन कॉमर्शियल है। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनेगा, और साथ ही साथ चैप्टर का जो नीड है, चैप्टर का जो कंटेंट है, वो भी आपका पूरा होते जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और रिवीजन खूब कीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो के नीचे इस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ध्यान देंगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।